Hello and welcome to my channel Way to PCS. Myself Manoj Kumar. This is overview about me. I had appeared in 2018 UPSC exam and I got total 179 marks out of 275 that year. So today we are going to talk about UPSC interview tips, suggestions, few of the humorous miscellaneous questions and other thing also. सबसे पहली बात है कि हम लोगों को ये समझनी चाहिए कि यूपीएससी कभी भी ये नहीं बोलता है कि मैं आपका इंटरव्यू लेने वाला हूँ। दैट इट इज़ पर्सनैलिटी टेस्ट, नो द नॉलेज टेस्ट। ओके, सो आप उस सिलेबस में देखिएगा तो वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट है। नॉलेज जो भी उसको टेस्ट करनी थी वो ऑलरेडी आपका मेंस में कर चुका है। वहाँ पे आपकी पर्सनालिटी देखी जाएगी कि क्या आप एक सिविल सर्वेंट के लिए उपयोगी हैं। आप उस समय में जो सिचुएशंस आएगी, कभी कभी सिविल सर्वेंट को बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस को हैंडल करना चाहता होता है, तो क्या आप उस समय में उसको हैंडल कर पाइएगा प्रॉपरली या नहीं, ये सारी चीज़ उनको देखनी होती है। यहाँ पे नॉलेज की टेस्ट कभी भी नहीं होती है, इसीलिए आपको मोटी मोटी बुक जो आप मेंस के लिए पढ़ के गए थे वो सारी बुक्स को फिर से पढ़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले एक दो चीज़ क्वेश्चंस रहते हैं लोगों के दिमाग में, कुछ गलत र्यूमर से भी रहता है, उस सबको हम दूर करना चाहते हैं, जो मुझे भी था जब हम दे रहे थे उससे पहले। तो आप देखिएगा कि बहुत सारे बच्चों में ये भी रहता है कि फलाना बोर्ड जो है वो कम मार्क्स देते हैं, कुछ दूसरा बोर्ड्स है वो अधिक मार्क्स मिलता है उस बोर्ड में। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने दिमाग में सपोज़ कि BS बस्सी सर के यहाँ मेरा हुआ था, तो आप ये सोच के जाते हैं कि BS बस्सी सर सबको कम मार्क्स देते हैं, और आप इंटरव्यू में जाते हैं, जैसे ही आपको पता चलेगा कि आपका वो बोर्ड है, आप ऐसे ही कॉन्फिडेंस आपका लूज़ रहेगा और वहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाइएगा। तो आप ये सोच के जाइए कि आप यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं, ना कि किसी एक ख़ास मेंबर का या किसी एक चेयरमैन का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। और बहुत जिस बोर्ड में ऐसा बोला जाता है कि उस बोर्ड में कम मार्क्स मिलते हैं, कभी कभी आप देखिएगा कि उस टॉपर उसी बोर्ड से हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी एक बोर्ड में कम मार्क्स दिए जाते हैं, किसी एक बोर्ड में अधिक मार्क्स दिए जाते हैं। मेंबर वहाँ पे कोऑपरेटिव रहते हैं या नहीं रहते हैं। आपको मैं बता दूं कि आप जहाँ कहीं भी मॉक इंटरव्यू देने जाइएगा, वहाँ पे जो जैसा आप इन्वायरमेंट देखिएगा, उससे बहुत ही अधिक अच्छा इन्वायरमेंट यूपीएससी के बोर्ड मेंबर बनाते हैं। जैसे ही आप जाइएगा आपको पूरा कूल करेंगे। मेरे लिए वो फर्स्ट इंटरव्यू था तो उन्होंने मुझे पहले पानी ऑफ़र किया, फिर मुझे बोला कि आप कंफर्टेबल हो या नहीं। कुछ जोक वही लोग एक आपस में एक जोक वो लोग कुछ हमको अभी याद नहीं है, लेकिन आपस में कुछ वो लोग बोले और फिर वो लोग भी हंसने लगे। तो पूरा आपको एक कंफर्टेबल माहौल बना देते हैं कि आप आराम से आपके अंदर जो भी आपकी पर्सनैलिटी है वो निकल के आए, आप किसी भी तरह से दबाव में ना रहें। मीडियम ऑफ इंटरव्यू आप चाहे मेंस हिंदी में दें या इंग्लिश में दें, आप मीडियम ऑफ इंटरव्यू को हमेशा चेंज कर सकते हैं। आप उसी मीडियम में इंटरव्यू दीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल रहिएगा। आप कंफर्टेबल रहते हैं बोलने में, आपको उसी मीडियम को चूज़ करनी चाहिए। जैसा कि अगर आप देखिएगा बीपीएससी जो स्टेट पीसीएस के होते हैं, वहाँ पे इंटरव्यू का मीडियम मायने नहीं रखता। आप कोई भी मीडियम फिल कीजिए, उनको जिस मीडियम में पूछना होगा उसी मीडियम में क्वेश्चन पूछेंगे। बीपीएससी में मैंने दोनों बार इंग्लिश मीडियम दिया था, लेकिन मुझे वहाँ पे हिंदी में ही क्वेश्चन, बीपीएससी 64 में तो मुझे हिंदी में ही सारे क्वेश्चन पूछे गए। 65 में 2 मेंबर थे जो इंग्लिश में पूछे, 2 हिंदी में। लेकिन यूपीएससी में ऐसा नहीं होता है। आप जो इंटरव्यू दीजिएगा इन जनरल वहाँ पर उसी मीडियम में इंटरव्यू पूछी जाती है ली जाती है क्वेश्चन का। फिर ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यू वर्सेस मार्क्स में बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका 25 मिनट 26 मिनट भी मिला था, फिर भी उनको 180 प्लस मार्क्स थे। और कुछ लोग ऐसा है जिनका 60 मिनट भी इंटरव्यू किया था, फिर भी उनको मार्क्स कम मिले थे। तो आप ये मत सोचिए कि बहुत लोग बोलते हैं अरे आपका तो 45 मिनट्स इंटरव्यू हुआ, आपको तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपने कैसा जवाब दिया उस समय में, उन लोगों को आपके बारे में आपका पर्सनैलिटी वो कैसा जज किए, और उस बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। ड्रेस कोड मायने रखता है। ड्रेस कोड अच्छा ही पहन के लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि आपको लाइफ टाइम में 1 या 2 या 3 बार ही इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। हम तो मनाते हैं कि आपको पहली ही बार में बहुत अच्छी रैंक आ जाए कि आपको दोबारा देने का ज़रूरत ही नहीं पड़े। फिर भी ड्रेस कोड पहन के जाना चाहिए अच्छा से। मान लीजिए कि समर है और समर में आप पूरा ब्लेजर पूरा पहन के जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसीना निकल चुकी, बाहर में वहाँ पे भी एसी नहीं रहती है, सिर्फ अंदर रूम में ही रहती है, बाहर के रूम में नहीं रहती है। तो आप पूरा पसीना रहेगा, यानी जिस ड्रेस में आप पूरा कंफर्टेबल रहिएगा उस ड्रेस को पहन के जाइए, वो बेहतर रहेगा। क्योंकि आपकी फ़र्स्ट इंप्रेशन ड्रेस
कोड से कुछ ना कुछ तो ज़रूर बनती है। और इसके बाद भी अगर इन सारे क्वेश्चंस के बाद भी आपको कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस को हम पहले ही आपको क्लियर करने का कोशिश कर रहे थे। ये सारे कन्फ्यूजन सबको बना हुआ रहता है, जो फर्स्ट टाइम देते हैं, मुझे भी बना हुआ था। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म डैफ जो आप लोग पढ़ते हैं वो उनका हार्ड कॉपी उनके पास रहता है। तो आप डैफ का एक एक पॉइंट अच्छा से करके जाइए, क्योंकि ये डैफ आपने खुद से फिल किया है अपने लिए, वो नहीं फिल किया है आपके लिए। और आपने जो जो अपने बारे में बताया है वो तो आपको आनी ही चाहिए वहाँ पे। और वहाँ से अगर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाती है तो आप उसमें ना नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि इसमें 4-5 चीज़ है जो कि आपको ये 6 चीज़ पे तो ज़रूर पकड़ होनी चाहिए कि इन 6 से तो आपको ऑब्वियसली क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। जैसे अबाउट योरसेल्फ पूछ लिया जाता है कभी कभी। नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपको इसका डिटेल में बताऊंगा, बट अबाउट योरसेल्फ, एजुकेशन बैकग्राउंड से, एजुकेशन इंस्टीट्यूट आप जिस जहाँ से पढ़े हैं वो क्यों फेमस है, उनका कोई एलुमनाई है जो अभी PM CM या कुछ रह चुका है, फेमस साइंटिस्ट कुछ रह चुका है, तो वो जॉब प्रीवियस कंपनी में आप कहाँ थे, करंट में अभी कहाँ जॉब कर रहे थे, आप जॉब में थे या नहीं थे। अगर आप जॉब में हैं तो वो आप अच्छा से करके रखिएगा, और जॉब का प्रोफाइल तो आप बहुत ही अच्छा से करके रखिएगा। कभी कभी तो पूरा इंटरव्यू 1 मेंबर या 2 मेंबर का सिर्फ जॉब प्रोफाइल पे ही निकल जाता है। प्लेस ऑफ रेसिडेंस, सॉरी यहाँ पे ये आ गया है इमोजी, इसको यहाँ होना चाहिए था। प्लेस ऑफ रेसिडेंस, प्लेस ऑफ रेसिडेंस सिटी और स्टेट। आपका सपोज कीजिए कोई ऐसा सिटी है जहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल प्लेस रहा है तो आपको वहाँ से क्वेश्चंस पूछ ली जाएगी। तो आप अपने डेफ में जहाँ सिटी और स्टेट बढ़े उसको आपका उस पर आपका अच्छा से पकड़ होना चाहिए। वैसे भी ये आपका होम स्टेट है, नेटिव टाउन है, नेटिव सिटी है, तो ये तो आपको आना ही चाहिए। प्लस हॉबी, हॉबी आपसे कोई ज़बरदस्ती बोल के नहीं बोला गया है कि आप हॉबी फील करो, आप खुद से फील करते हो कि मेरा ये हॉबी है। चाहे आपका हॉबी हो या नहीं हो, आप लोग बहुत लोग तो इंटरव्यू के टाइम में बना भी लेते हैं अपना हॉबी कुछ ना कुछ। तो फिर उस हॉबी पे आप जैसे भी काम कीजिए, विकीपीडिया से, यूट्यूब, गूगल, जहाँ से जो भी करनी है, लेकिन उसका कंटेंट आपको तैयार होनी चाहिए। इन सारी चीज़ का मैं डिटेल में अभी डिस्कशन करने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड्स में। अबाउट योरसेल्फ, सबसे पहले जैसे ही आपको अबाउट योरसेल्फ पूछा जाता है तो आप 2-3 क्या करेंगे वो तो मैं आपको बता दूँ, क्या नहीं करेंगे वो पहले ही बताता हूँ। कि आप स्ट्रिक्टली कभी भी आप अपने इसमें नहीं बताइएगा कि मैं 2 भाई बहन हूँ और मेरा भाई डॉक्टर है, मेरे पिताजी इंजीनियर रह चुके हैं। ये सब चीज़ कभी नहीं बताना। आप बहुत लोग क्या करते हैं कि अपना प्ले स्कूल से ही बताना शुरू कर देंगे, मैं प्ले स्कूल में इस स्कूल में पढ़ा था, फिर 7th के बाद मैं इस स्कूल में पढ़ा था। ऐसा इस सब चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। वहाँ पे लेंदी आपका ये योरसेल्फ जब भी पूछा जाए तो अबाउट योरसेल्फ आप लेंदी मत दीजिए, इंट्रोडक्शन छोटा होना चाहिए लेकिन क्लिप्स क्लियर होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। तो आपको इसमें बतानी क्या है कि आप प्रिफरेबली आप अपना लास्ट एजुकेशन है वो बताइए, आप अपने कुछ प्रीवियस अचीवमेंट्स अगर हैं तो वो बताइए, प्रीवियस जॉब के बारे में बताइए, आप अपना हॉबी के बारे में बताइए, और कोशिश कीजिए कि ये टू द पॉइंट हो। और इसमें जितनी भी लाइन आप बोलेंगे, पहला क्वेश्चन तो यहीं से शुरू होती है, तो वो आपको क्लियर होनी चाहिए। उसमें आप एक एक चीज़, जैसे जॉब में आपने कुछ बोला तो फिर आपको पूछेंगे किस कंपनी में जॉब करते थे या किस सेक्टर में, आप गवर्नमेंट सेक्टर में किस चीज़ में। सपोज़ कीजिए कि अभी आप सप्लाई इंस्पेक्टर हैं, तो सप्लाई इंस्पेक्टर है तो गवर्नमेंट का NFSA एक्ट आपको पता होनी चाहिए। अभी कितना जिस स्टेट से हैं या जिस मतलब इंडिया में कितनी PMGKY के बारे में पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ आपको अच्छा से पता होनी चाहिए। ओके। और एक दो चीज़ मैं अभी ही आपको बता दूँगा, कभी कभी जब भी आपको आंसर देना हो तो ये जो इथिक्स का पेपर होता है, ये आपको लगेगा कि ये इथिक्स का पेपर क्यों डाल दिया गया है सिलेबस में, लेकिन ये सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है। जब आप पब्लिक सेक्टर के पब्लिक सर्वेंट रहेंगे तब भी, और इंटरव्यू में आप यही समझिए कि आपका इंटरव्यू आपका इथिक्स के पेपर का टेस्ट हो रहा है। तो जब भी आप आंसर दीजिएगा तो आप जो भी एक सिविल सर्वेंट का इथिकल वैल्यू होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस उसमें होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए, बैलेंस जजमेंट आपको करनी आनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए, और हर एक चीज़ में लॉजिकल और क्लियर थॉट से उनको बताइए। अगर आपको नहीं आती है तो आप 50 बार सॉरी बोलिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपका नॉलेज नहीं टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन गलत चीज़ बोलिएगा तो वो इसी चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं, और एक बार आपके मुंह से कुछ गलत निकल गया तो फिर उसमें वो डिग करना शुरू कर देंगे। तो आपको इस सब चीज़ से बचनी चाहिए। आप जो इथिक्स का पेपर पढ़े हैं उसका सारा वैल्यू यहाँ पे यूज़ कीजिए। ओके। अब आइए, सम ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड टू मी एंड अदर इन द UPSC इंटरव्यू। जैसा कि मैं पहले ही आपको डैफ में बताया था कि डैफ में आपको एजुकेशन बैकग्राउंड इस सब चीज़ में क्लियर होना चाहिए, जॉब, सिटी, स्टेट, जेंडर, पर्सनैलिटी टेस्ट आपकी हो रही है, ये सारी चीज़। तो मैं आपको क्यों यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए इंटरव्यू में कभी भी आप क्वेश्चंस रिपीट नहीं होने वाले हैं कि हमको कुछ पूछ लिया तो आपको भी पूछेंगे। वो आपके पर्सनैलिटी पे, उस इंस्टेंट में उनके दिमाग में क्या चल रहा था, आपके दिमाग में क्या चल रहा था, आपने
आपके स्लिप ऑफ टंग से कुछ हो गया क्या, कुछ निकल गया क्या, तो फिर उन सारी चीज़ पे क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस कॉमन होते हैं जो इन जनरल पूछे जाते हैं। तो आप एजुकेशन बैकग्राउंड में, तो जैसे ही एजुकेशन बैकग्राउंड में आप मान लीजिए इंजीनियर थे, इन जनरल जैसे हम इंजीनियर हैं, तो आपको ये पहली बात पूछी जाएगी कि आप आईएएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, क्यों नहीं आप अपना करियर इंजीनियरिंग में बनाना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चंस के आंसर सबके लिए आप तैयार रहिए, ये आपको बना के जाइए। अगर आप इंडिविजुअल आंसर बोलिएगा तो हम वो भी बता सकते हैं एक सेपरेट वीडियो में, लेकिन मैं अभी आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ। और वैसे भी आप मेंस क्वालिफाई किए हैं, एथिक्स का पेपर अच्छा से पढ़े हैं, तो ये सारी चीज़ कर ही सकते हैं। ओके। दूसरा, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, सपोज कि आप आईआईटी से, एनआईटी से, जेएनयू, बीएचयू, जहाँ कहीं भी पढ़े हों, तो उस इंस्टीट्यूट को गवर्नमेंट कुछ ना कुछ सब्सिडी देते हैं ताकि वो आपको ट्रेन कर सके, आपको अच्छा इंजीनियर बना सकते हैं, अच्छा डॉक्टर बना सके, आपको अच्छा चार्टर अकाउंटेंट बना सके। तो गवर्नमेंट की जो सब्सिडी की अमाउंट होती है वो तो इस क्वेश्चन में वो इस हिसाब से पूछेंगे कि आपने तो वो वेस्ट कर दिया, आपके ऊपर गवर्नमेंट इतना ख़त्म किया, आप अब इंजीनियरिंग छोड़ के आप यूपीएससी में आ रहे हैं, ये तो आप आर्ट्स बैकग्राउंड से भी कर सकते थे। तो फिर इस क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिए कि ये सारी चीज़ आपको पूछे जा सकते हैं। जॉब्स में देखिए कि अब सपोज़ कीजिए किसी जॉब में आप 10 साल से हैं, ओके, इंजीनियरिंग में, प्राइवेट सेक्टर में, कहीं पे भी हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, तो बोलेगा फिर आप 10 साल से वहाँ रह रहे थे, आप बहुत एक्सपर्ट हो गए थे उस फील्ड का, अब फिर अपना एक्सपर्टीज़ छोड़ करके आप फिर से यहाँ शुरू से शुरू कीजिएगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जैसे भी डैप में आपको हम बताए थे कि आप जॉब्स, एजुकेशन, ये इससे आ सकती है। सिटी कि कभी कभी ये पूछेंगे, अच्छा आपका सिटी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत हिस्टोरिकल प्लेस से आप आते हैं, मान लीजिए कोई पानीपत डिस्ट्रिक्ट से है, कुरुक्षेत्रा से है, तो उसको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। बक्सर से है कहीं कोई, तो उनको इस तरह की क्वेश्चंस आ सकती है। पलासी से है तो ये सारा क्वेश्चंस हो सकता है। तो आप अगर उस सिटी से हैं तो आप इसके लिए तैयार रहिए। स्टेट से, तो कोई स्टेट है वो जो बहुत ज़्यादा नक्सलिज्म जहाँ पे है, सपोज़ कीजिए कि आप कर्नाटका से हैं, कर्नाटका तमिलनाडु में हमेशा वाटर डिस्प्यूट चला कर सकता है, बहुत सारे स्टेट्स में। तो अगर आप उस स्टेट से बिलोंग करते हैं और उस समय में करंट में कुछ ऐसा चीज़ रहेगा तो आपको वाटर डिस्प्यूट से भी क्वेश्चंस आ सकती है। यानी अमंग द स्टेट वाट एवर you will feel like some complexity is there, those questions also they can ask anytime. जेंडर, अब अगर कोई फीमेल कैंडिडेट रहती है, ये सिर्फ फीमेल के नहीं, मेल को भी पूछा जा सकता है, बट फीमेल पे इन जनरल ये देखा जाता है कि ज़्यादा ये इस तरह की क्वेश्चंस रहती है। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, मैरिज के बारे में, लिव इन रिलेशनशिप के बारे में, इस सब तरह की क्वेश्चंस रहते हैं। पर्सनैलिटी में वो ये टेस्ट करना चाहेंगे कि देखिए टाइम के साथ साथ हर एक चीज़ चेंज हो रही है, ओके, तो वो ये देखेंगे कि क्या आप ऑर्थोडॉक्स टाइप के तो नहीं हैं, आपको चेंज पसंद है या नहीं है। तो सपोज कीजिए आपको बोल देंगे कि क्या आईपीएल में मिक्स क्रिकेट होनी चाहिए, वोमेन मेन होनी चाहिए, तो आप कभी भी ये मत बोलिए इस सब तरह के क्वेश्चंस में कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे उनको एक गलत संदेश जाएगा कि आप चेंज पसंद नहीं करते हैं, आप जिस स्टेट में हैं उसी स्टेट में बने रहते हैं। तो ये चीज़ सबको अवॉइड कीजिएगा आप। उसके बाद कि कुछ इस तरह के क्वेश्चंस कि अगर आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना जाए तो 3 प्रायोरिटी एरिया क्या हो गया आपको। तो बेसिकली इन सब आंसर से आपका पर्सनैलिटी जज हो रहा है वहाँ पे। तो इस सब आंसर को बहुत संभल के जाइए और कुछ मॉक इंटरव्यू ज़रूर दीजिए 2-3, उससे क्या होगी कि आपकी इस सब तरह की झिझक जो है वो दूर हो जाएगी। ओके। फिर हॉबी, तो हॉबी जैसा कि मैं पहले भी बताया कि बहुत सारे लोग को पता ही नहीं होता कि उनका हॉबी क्या होता है। तो बहुत सारे लोग हॉबी बनाते हैं अपना कुछ भी। सपोज़ कीजिए कि आप कोई आदमी दे देता है कि प्लेइंग विद किड्स, ओके, अब प्लेइंग विद किड्स दे दिए हैं तो आपको ये नहीं पता होना चाहिए, वो नहीं पूछेंगे आप बच्चे से क्यों खेलते हैं और आप बोलिएगा कि नहीं नहीं मुझे बच्चा अच्छा लगता है इसलिए। नहीं, आपको ये सारा चीज़ तो आप कुछ बता के रखिएगा ही, लेकिन आपको बैकग्राउंड में ये सारी चीज़ पता होना चाहिए कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाते हैं कहीं पे तो कौन कौन सी योजना है जो कि आप लगा सकते हैं, कैसे कैसे प्रॉब्लम है बच्चों के हेल्थ से रिलेटेड, सोशल, एजुकेशन, इन सब चीज़ का, और अभी गवर्नमेंट उसके लिए क्या क्या कर रही है। तो ये सारी चीज़ आप करके जाइएगा तभी आपके हॉबी पे होगा। जैसे कि अगर ये क्वेश्चंस रहता तो आप चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में पढ़ना चाहिए, आपको पॉक्सो एक्ट के बारे में पढ़ना चाहिए, AMR MMR आपके स्टेट का क्या है, आपके ज़िला का क्या है, और फिर इंडिया में क्या है, ये सारी चीज़ उससे रिलेटेड जितनी भी जैसे योजनाएं हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पोषण अभियान, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सारी चीज़, और कोई अगर NGO उसके लिए काम कर रहा है या कोई फेमस चेहरा है अपने यहाँ तो ये है ही कैलाश सत्यार्थी जी, तो ये सारी चीज़ आपको आनी चाहिए। और हाँ, आप कभी भी ये मत समझिए कि वहाँ पे जो 5 लोग बैठा हुआ है वो आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में उनको कुछ नहीं पता है, ऐसा नहीं है। मैं बिहार के नॉर्थ बिहार से बिलोंग करता हूँ, इस एरिया में मखाना, पान, ये सब बहुत कुछ होती है। तो वो उसमें 1-2 लोग थे जिनको एक डिटेल्ड पता था कि इस एरिया में कहाँ क्या होता है, वो मुझे डिटेल्ड में ये सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, डिस्ट्रिक्ट वाइज जा कर के पूछ रहे थे।
तो आप कभी भी ये मत समझिए कि आप उनको फूल बना के वहाँ से चले आइएगा और आपका वो कुछ समझ नहीं पाएंगे, अरे आप वो तो दिल्ली में बैठे हैं, आप तो अपने घर से गए हैं यहाँ से। ऐसा नहीं करना है। आपको ये सारी चीज़ नहीं भी आती है, हो सकता है नहीं आती हो, तो आप क्या कीजिए, अपने डिस्ट्रिक्ट, होम डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, इन सबको प्रॉपरली गूगल करके, लोगों से पूछ करके, पता करके तब जाइएगा इंटरव्यू में। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि आपको कुछ क्वेश्चंस जो ऑलरेडी पूछे गए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो सकते हैं वो आप इतना तो एटलीस्ट देख के जाइएगा, और इससे अधिक तो आपको करनी ही करनी है, वो जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन इतना आप ज़रूर करके जाइए। कि होता क्या है कि आप वहाँ पे देखिएगा कि उसमें कोई पॉलिटिक के बैकग्राउंड से होता है, कोई इंटरनेशनल रिलेशन का एक्सपर्ट होता है, कोई वहाँ पे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, तो इस सब तरह की चीज़ रहते हैं। तो अब कोई अगर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको इंटरनेशनल रिलेशन में ऑब्वियसली मज़ा आ रहा होगा, तो वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे। तो आपको इंडिया के सराउंडिंग और जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हो रही हैं वो, और इंडिया का रीजन वाइज मतलब इंडिया का रिलेशन विद अफ्रीका ओवरऑल, ये आपको आइडिया होनी चाहिए थोड़ा बहुत। इंडिया का मिडिल ईस्ट से ये आपको पता होना चाहिए। यूएस जो अफगानिस्तान से निकला है वहाँ, उसका क्या इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा ये देखना चाहिए। लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट, इस दोनों में क्या डिफरेंस है, और अभी इस पर क्या चल रही है, अभी जो यूक्रेन से वार हो रहा है उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और फिर चाइना के बारे में कि क्या, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसीलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही डाल दिया हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट डू यू थिंक चाइना इज इनसर्कलिंग इंडिया, और अगर आप हाँ बोलिएगा तो फॉलो अप क्वेश्चन आएगा कि इंडिया उसके लिए क्या कर रहा है। तो आपको ये फॉलो अप क्वेश्चन के लिए हमेशा हर एक टॉपिक पे आप खुद से सोचिए कि अगर आपको पूछ दिया जाए कि इंडिया चाइना का रिलेशन, डोकलाम इशू, तो आप इस सब चीज़ को देखने के बाद उससे फॉलो अप क्वेश्चन बनाइए, और फिर फॉलो अप में क्या पूछा जा सकता है उस सब क्वेश्चंस के आंसर के लिए आप तैयार रहिए। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, हेल्थ, ये आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है। आप देखिएगा कि 10 इंटरव्यू होती है, अगर 10 स्टूडेंट का आप सबसे पूछिएगा तो एटलीस्ट 4 या 5 लोगों को तो यहाँ से क्वेश्चंस आया ही रहता है, यानी 50% प्रोबेबिलिटी रहती है इस सब चीज़ से। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, मेजरमेंट टू इम्प्रूव वाटर कंजर्वेशन, सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में, प्लास्टिक वेस्ट के बारे में। अब सपोज कीजिए आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं बायोटेक्नोलॉजी से, तो ऑब्वियसली बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर इन इंडिया में, उसके बारे में पूछा, गवर्नमेंट क्या किया उसके लिए, ये सारी चीज़ पूछेगी। बायोलॉजी से रहेंगे आपका, अगर आपका रहेगा ऑप्शनल, तो आपको फिर ये RT-PCR टेस्ट, जितनी भी कोविड-19 से रिलेटेड डेवलपमेंट हुए हैं, तो ये सारे चीज़ आपको देख के जानी ही चाहिए। ऐसे भी मेंस के लिए आप ये सारा चीज़ पढ़े ही होंगे, लेकिन फिर से एक बार ब्रशअप कर लीजिए उन सारा चीज़ को, तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। मीडिया, आजकल आप देखिएगा कि मीडिया पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने लगे हैं, कि मीडिया में इस तरह से कि आजकल बहुत लोग डिबेट में हम लोग बोलते हैं कि बिकाऊ मीडिया है, बहुत सारे फेक न्यूज़ स्प्रेड बहुत ईजीली हो जा रहा है। क्या कि ये फॉलो अप चैनल सब जो होता है, क्या ये सही है या गलत है, चैनल के आपस में ही, जैसे ही आप बोलिएगा कि हम न्यूज़ पढ़ते हैं, तो कौन से न्यूज़ पढ़ते हैं या देखते हैं, अगर आपके हॉबी में रहेगा, तो ये सारा क्वेश्चन आप तो एकदम एक्सपेक्ट कीजिए, आना ही आना है आपको, कि आजकल न्यूज़ बाइज्ड होते जा रहा है, और डिबेट जो है वो चैनल पे वो भी बाइज्ड हो गया है, फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। इसको रोकथाम के लिए क्या किया जाना चाहिए, टेक्नोलॉजी का कैसे मदद करना चाहिए इस सब चीज़ को रोकने के लिए, ये सारी चीज़ आपको देख के जानी है। फिर डिजिटल वर्ल्ड में कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, इस सब का क्या बेनिफिट, ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं पिछला UPSC में कुछ, तो वो हम जस्ट एग्जांपल के लिए दे दिए हैं आपको, कि आपको एटलीस्ट आइडिया आए कि किस तरह की डिजिटल डिवाइड क्या है, डिजिटल पेमेंट का क्या बेनिफिट हुआ है, और फिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, रोबोटिक्स, ये सब का बेसिक आना चाहिए। इसमें आपको ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बैठ के कोड करना है कंप्यूटर साइंटिस्ट से, ओके। बिग डेटा होता क्या है, रोबोटिक्स कितनी तरह की होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या यूज़ है, तो ये सब। फिर इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसरो मिशन से शुड इंडिया स्पेंड मनी ऑन दिस, इफ़ यस वाई, क्योंकि इंडिया, बहुत लोग बोलते हैं इंडिया गरीब कंट्री है, उसको इसरो को इतना पैसा खर्चा करना पड़ता है, इस आउटर स्पेस मिशन के लिए गवर्नमेंट दे रही है, वो सब नहीं देनी चाहिए, हम लोगों को गरीब में बांट देनी चाहिए। इस तरह की डिबेट चलती है, तो आपको ये पता करना है कि हाँ, ये अगर ये देना है तो क्यों देना है, इसका क्या बेनिफिट होता है, ये सारी चीज़ आपको बताइए। जैसे सपोज कीजिए इसरो जो भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है कोई भी स्पेस मिशन के लिए, वो सारा टेक्नोलॉजी फिर किसी न किसी सेक्टर में यूज़ होता है, हेल्थ सेक्टर में, किसी और सेक्टर में, किसी और सेक्टर में, और वो फाइनली अल्टीमेटली ह्यूमन डेवलपमेंट में भी काम आता है। तो आपको इस सब तरह से डिफेंड करने के लिए आना चाहिए। और हम ये नहीं बोलेंगे आप डिफेंड कीजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं देनी चाहिए तो आप उसके लिए भी आप अडिग रहिए कि हाँ ये करना चाहिए, लेकिन हाँ लॉजिकल, ऑलवेज बी लॉजिकल, तभी काम चलेगा, ऐसे नहीं तो नहीं चलेगा। कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं कि मान लीजिए आप गुजरात से हैं तो कोस्टल इकोनॉमी गुजरात का, गुजरात डेवलपमेंट मॉडल क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। SEZ, अगर आप गुजरात जो भी कोस्टल स्टेट है तो इन जनरल में वहाँ पे अगर आपकी ज्योग्राफी ऑप्शन है तब इस सब चीज़ पूछने का ज़्यादा चांसेस रहता है। कोविड-19 आजकल उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे, इंटरनेशनल सप्लाई चेन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर पॉलिटी में जाइए तो यूनिवर्सल बेसिक स्कीम, जो भी चीज़
आजकल न्यूज़ में रही है। अभी ड्रेस कोड के लिए बुर्का ऑफ मुस्लिम वोमेन के लिए बहुत सारे कुछ कर्नाटक से चला था, तो वो सब करंट में था, आप उसको देखना है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप उसके फेवर में रहिए या अगेंस्ट में रहिए, बट किसी एक चीज़ में तो रहिए, और फिर उसके बारे में आपको ओवरऑल पता होनी चाहिए, ताकि आपसे आपका ओपिनियन पूछा जा सकता है। फिर गवर्नमेंट की जितनी सारी स्कीम्स है वो सब आ सकती है, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड। अभी कोविड-19 में ये बहुत मदद किया था माइग्रेंट लेबर सबको, तो इसका क्या प्रॉब्लम है, इससे क्या बेनिफिट हुआ, ये सारी चीज़ आपको आना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में होनी चाहिए। अभी जैसे कश्मीरी पंडित पे एक फिल्म बना है, तो आपको इस इशू के बारे में पता होना चाहिए। पोस्ट 370 जब से हटा है आर्टिकल 370, उसके बाद क्या क्या हुआ है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ बेसिक्स था। इसके ऊपर आप ज़रूर 1-2 मॉक इंटरव्यू ज़रूर दे के जाइए उससे पहले, और वहाँ पे कॉन्फिडेंट रहिए कि जो होगा हम कर लेंगे। आप मेंस क्वालिफाई करके आए हैं, आप में डेफिनेटली पोटेंशियल है, तभी आप वहाँ पहुँचे हैं। ओके, तो आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस अपने आप का बनाए रखिए, आपका अच्छा इंटरव्यू होगा। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। फिर भी अगर आपको किसी तरह के क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आपको किसी तरह के स्टडी मटेरियल सब का ज़रूरत हो, आप यूपीएससी, बीपीएससी या कोई अदर पीसीएस देते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू